नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजाता देशमुख एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशा एकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ अगर पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक एंड शेयर करना एंड आपके वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं TY BCom के मर्केंटाइल लॉ की सीरीज़ 1, जिसे हम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सब्जेक्ट भी कहते हैं। उसमें आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन चैप्टर पे बेस्ड MCQs हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बनाने में मैंने अदिति पिंपले मैम, जो MCom LLM है और उनका ये सब्जेक्ट पढ़ाने का 10 साल का एक्सपीरियंस भी है, उनकी हेल्प ली है, उनका गाइडेंस लिया है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आर्बिट्रेशन डिसीजन इज कॉल्ड एज डैश। तो आर्बिट्रेशन जो भी डिसीजन लिया जाता है उसे हम अवॉर्ड कहते हैं। तो आर्बिट्रेशन मतलब होता क्या है? जब दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं वरना डिफरेंसेस होते हैं तो उन्हें सॉल्व करने के लिए वो दो लोग मिल के थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, जो कि कोर्ट नहीं है, और फिर थर्ड पार्टी दोनों का सुन के फिर उस पर बाद डिसीजन देती है, जिसे हम अवॉर्ड कहते हैं। और जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो दोनों पार्टी को मंजूर ही करना पड़ेगा। सो उस पूरे प्रोसीजर को हम आर्बिट्रेशन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। डैश इज द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन नॉट लेस दैन टू पार्टीज सेटल्ड थ्रू द इंटरवेंशन ऑफ थर्ड पर्सन और पर्सन्स। सो यहाँ पे मैंने जैसे कि कहा है कि आर्बिट्रेशन होता है, तो आर्बिट्रेशन में दो लोगों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है वो सेटल करने के लिए थर्ड पर्सन अपॉइंट किया जाता है, वरना पर्सन्स अपॉइंट किए जाते हैं, और फिर उनका डिसीजन उन दोनों भी पार्टीज़ को बाइंडिंग रहता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, आर्बिट्रेशन मीन्स एनी आर्बिट्रेशन वेदर और नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय। तो जो भी आर्बिट्रेशन है वो एडमिनिस्टर्ड परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन से किया गया हो वरना ना हो, उसे हम आर्बिट्रेशन ही कहते हैं। तो बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट वन, arbitration process has been proven to work in the business environment, especially in respect of disputes involving dash. So arbitration procedure joint ventures में भी helpful है, construction के जो भी business environment है उसमें भी arbitration procedure helpful रहती है, and personal injury में भी रहती है। तो यहाँ पे all given options are correct one. Next, an arbitration proceedings conducted without the resource to an institution is commonly known as। तो जहाँ पे resource absent रहता है तो वहाँ पे मतलब institutions के लिए तो वहाँ पे हम ad hoc arbitration उसे कहते हैं। Next, arbitration can be। तो arbitration procedure as compared to the court trials or other procedures, it's fast, quick and easy. So all given options are correct here. Next one, आर्बिट्रेशन टेंड्स टू बी डैश दैन परसुइंग अ लॉ सूट। तो जैसे कि मैंने अभी कहा, कोर्ट में जाके फिर कोर्ट की डेट्स लेके ट्रायल्स लेके उसके बाद डिसीजन लेने के बदले आर्बिट्रेशन जो प्रोसीजर है वो बहुत लेस एक्सपेंसिव रहती है। सो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। Arbitral proceedings and an arbitral award are generally decided in dash। सो arbitration कैसे करना है, अपॉइंट करने के बाद क्या करना है, और जो arbitration का डिसीजन है जिसे हम arbitration award कहते हैं, तो वो सारे प्राइवेट मीटिंग्स में डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट वन, द arbitral tribunal shall give dash treatment to the parties of to the reference। सो जो भी पार्टीज़ है, जो भी डिस्प्यूट पार्टीज़ है, तो आर्बिट्रेशन ने वरना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने उन्हें गुड ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वन, डैश मस्ट नॉट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्टी विच इज़ नॉट डिस्क्लोज टू द अदर पार्टी। तो जो दो पार्टीज़ है जिनका बीच में डिस्प्यूट है और आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, तो दोनों पार्टी ने एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन छिपानी नहीं चाहिए जो डायरेक्टली आर्बिट्रेटर को पता है लेकिन दूसरे अपोजिट पार्टी को पता नहीं है। तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। Next one, in arbitration the parties may agree to appoint a dash arbitrator। तो एक वरना एक से ज़्यादा कितने भी arbitrator अपॉइंट किए जा सकते हैं, इसीलिए बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट, who is empowered to remove an arbitrator against an application of any party to the reference of dispute or against the misconduct of an arbitrator। अगर दोनों पार्टी ने मिलकर आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है लेकिन वो आर्बिट्रेटर की जो प्रोसीजर है वरना आर्बिट्रेटर जो मिसकंडक्ट कर रहा है, वो आर्बिट्रेशन प्रोसीजर पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे रिमूव कौन कर सकता है? तो उसे रिमूव करने का हक कोर्ट का रहता है। तो ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है।
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। सो अगर आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया है तो जो दो पार्टी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है उनके लिए क्या बाइंडिंग होता है, तो जो भी डिसीजन वो लेगा उसे फॉलो ही करना पड़ेगा। फिर जो भी प्रोसीजर के लिए हेल्प लगती है वरना इंटरिम मेजर जो लगते हैं वो सारे के लिए बोथ पार्टीज आर बाइंडिंग टू द आर्बिट्रेटर। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर। तो दोनों पार्टीज को फेयरली ट्रीट करना है, जस्टिस देना है, इक्वल ट्रीटमेंट है एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, दोनों के भी मैटर्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखने हैं। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट वन। Next, conciliation is a form of dash in which neutral third party hears both sides and then issue a non-binding suggested resolution। तो यहाँ पे पहले ऑप्शंस देखते हैं कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब कोर्ट के जाने के सिवाय, मतलब कोर्ट को फॉलो करने के सिवाय वरना कोर्ट में केस ले जाने के सिवाय जो दूसरा ऑप्शन है उसी लिए कंसिलिएशन यूज़ किया जाता है। तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन में क्या फ़र्क है, तो आर्बिट्रेशन में जो भी डिसीजन है वो बाइंडिंग होती है दोनों भी पार्टी को, लेकिन कंसिलिएशन इज़ लाइक अ मेडिटेशन। जैसे दो पार्टीज़ में डिस्प्यूट है तो एक थर्ड पर्सन वरना पर्सन आते हैं और फिर उनका सुन के लेते हैं और वो फिर सजेस्ट करते कि आप ऐसा कर सकते हो वरना आपने ये करना चाहिए, बट दैट डिसीजंस आर नॉट मैंडेटरी और बाइंडिंग टू द पार्टीज। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन मेरा करेक्ट है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ कंसिलिएटर्स मे बी, जैसे कि मैंने कहा एक हो सकता है, दो हो सकते हैं वरना तीन भी हो सकते हैं। सो ऑल गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। Next one, conciliation proceedings cannot be used as an evidence in any arbitral or judicial proceedings whether this statement is true or false। So जो भी conciliation proceedings होती है वो किसी भी arbitration procedure में वरना कोई भी कोर्ट प्रोसीजर में भी मैं यूज़ नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो ट्रू ऑप्शन यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द डैश एक्ट। तो आर्बिट्रेशन जो कॉन्सेप्ट है वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में इंट्रोड्यूस की गई है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज़ नॉट द टाइप ऑफ आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन में फॉरेन आर्बिट्रेशन भी हो सकता है, इंडिया का आर्बिट्रेशन भी हो सकता है वरना आर्बिट्रेशन कंडक्टेड इन इंडिया भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन भी हो सकता है, लेकिन स्टेट आर्बिट्रेशन ऐसे कोई भी टाइप नहीं है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, डैश इज़ नॉट द फीचर ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो आर्बिट्रेशन राइटिंग में होना चाहिए, ये उसका फीचर है। उसके बाद आर्बिट्रेटर किसे अपॉइंट किया है उसका नाम लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये सारा होना ही चाहिए, लेकिन जब भी हम आर्बिट्रेशन करते हैं तो वो प्रेजेंट वरना फ्यूचर डिस्प्यूट के लिए किया जाता है, वो कभी भी पास्ट डिस्प्यूट के लिए नहीं किया जाता। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। सो हम दोनों ने भी ट्राई किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये टॉपिक कवर कर सके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और आपके कमेंट्स भी दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।